Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And this is exercise number 13 point, oh sorry, 15 point, नहीं 13.5. बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे 15 चैप्टर चल रहे हैं, 13 चल रहा है. 15 एक्सरसाइज नंबर 15 13.5 पार्ट 2, राइट. 13.5 पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने इसके आधे क्वेश्चंस किए और करीब करीब बचे हुए आधे क्वेश्चंस अभी अपन इस पार्ट में खत्म कर देंगे. थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, थोड़े से स्टेप्स को इग्नोर करते हुए चलेंगे, कैलकुलेशन बेसिस पे काम करेंगे. ठीक है ना. स्टेप्स हमने बता दिए एक आध क्वेश्चंस में आपको, बाकी आपको वही कॉपी पेस्ट करना है. ठीक है ना. घर जाके आप खुद से प्रैक्टिस करो सारे स्टेप्स के साथ, तो वो आप कर पाओगे. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें. अच्छा, टॉपिक नेम इज व्हाट? टॉपिक नेम इज व्हाट? बर्नौली ट्रायल्स. बर्नौली बर्नौली ट्रायल्स. and what? Binomial distribution of probability. Binomial distribution of probability. ये टॉपिक चल रहा है. फॉर्मूला हम जानते हैं. ठीक है ना. फॉर्मूला क्या चल रहा है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n c x q टू द पावर n माइनस x p की पावर x, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x. ठीक है. चल, तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स आर आस्क्ड. ठीक है ना. एक एग्जाम हुआ कोई, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए केवल ट्रू फॉल्स के. ठीक है ना. Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If the coin falls heads, he answers true. If it falls tails, he answers false. Find the probability that he answers at least 12 questions correctly. अब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है क्वेश्चन हमको. क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो. क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रू फॉल्स टाइप का एग्जाम चल रहा है. ट्रू फॉल्स टाइम्स का एग्जाम चल रहा है. एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को बुलाया गया कि आप आंसर दो. तो उसने एक अजीबोगरीब, उसने देखा दो ही तो आंसर है, या तो ट्रू या फॉल्स. तो उसने एक अजीबोगरीब तरीका सोचा कि मैं क्या आंसर दूंगा. वो कहता है ना जय माता दी वाला, 1 2 3 4 जय माता दी, टिक के दिया. तो वो जय माता दी वाला तरीका उसने सोचा, माता जी का नाम लेके कॉइन को उछाला. ठीक है ना. अगर माता जी ने अगर माता जी ने हेड दिया तो कह देता है ट्रू, और अगर माता जी ने जय माता दी करके उछाला, टेल दे दिया कॉइन में, तो क्या कह देता है कि आंसर इज फॉल्स. इफ द कॉइन फॉल्स हेड्स ही आंसर्स ट्रू, इफ इट फॉल्स टेल्स ही आंसर्स फॉल्स. ठीक है ना. तो अब बताओ कि वो 20 में से 12 क्वेश्चन ऐसे करेक्टली आंसर देगा कि नहीं देगा. इसकी संभावना क्या है कि माता जी 12 क्वेश्चन में तो हेल्प कर देगी. ठीक है ना. उसकी संभावना आपको बतानी है. 20 में से कितने, एटलीस्ट सॉरी कम से कम 12 की में तो संभावना बताओ कि कम से कम 12 क्वेश्चंस तो उसके सही निकले. 13 निकले, 14 निकले, 15 निकले, वो भी चलेगा. बट कम से कम कितने सही होने चाहिए माता जी की कृपा से? कम से कम 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए. अब सुनो, कई बच्चे इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस ये मानते हैं हेड या टेल, कि सर कॉइन उछालेंगे ना तो हेड या टेल दो पॉसिबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मान लो हेड आने को सक्सेस माना तो भी 1/2, और टेल आना तो भी 1/2. तो उससे आंसर तो आ रहा है, इस लॉजिक से आंसर तो आ रहा है. बट एक्चुअली इसका सैंपल स्पेस हेड या टेल है ही नहीं है. नहीं, ट्रू फॉल्स भी नहीं है. देखो यहां पे क्या चाहिए, 12 क्वेश्चन करेक्ट चाहिए. तो हो ये रहा है कि आप एक आंसर, एक क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो. अब उसका रिजल्ट है कि या तो वो करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है. तो एक्चुअली इसका सैंपल स्पेस है करेक्ट होना या इनकरेक्ट होना. और करेक्ट होना इनकरेक्ट होने की संभावना हाफ हाफ है, क्योंकि क्वेश्चन ही ट्रू फॉल्स का है या उसका आंसर ही कॉइन के बेसिस पे दिया गया है. ठीक है, समझ आई बात? मतलब ये कॉइन वाला लॉजिक तो जबरदस्ती बीच में घुसा है आपको कंफ्यूज करने के लिए. केवल आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता था कि ट्रू फॉल्स है, वो आंसर दे रहा है. अब वो कॉइन की मदद से आंसर दे रहा है, उसका हमको क्या लेना देना, वो तो आंसर दे रहा है. वो कॉइन की मदद से दे रहा है, वो गेस कर रहा है, किसी पूछ रहा है, कुछ भी कर रहा है, आंसर तो ट्रू फॉल्स टाइप का ही दे रहा है ना. तो ट्रू फॉल्स में क्या हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी ना सही या गलत होने की. सब्जेक्टिव पेपर तो हो रहा नहीं उसका. समझ गए क्या? तो इसमें सैंपल स्पेस आप हेड या टेल मत बनाएंगे. आप क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस क्या बनाएंगे, करेक्ट आना, इनकरेक्ट आना. करेक्ट आना सक्सेस, इनकरेक्ट आना फेलियर. और कितने करेक्ट चाहिए, 12 चाहिए. 12 सक्सेस, मतलब एटलीस्ट 12 चाहिए, तो एटलीस्ट 12 आपको सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या है, एटलीस्ट 12. समझ आ गया? ठीक है. अब ये समझ गए तो उसके बाद की कहानी शायद ही आपको दिक्कत करे. आपको नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन है टोटल, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बर्नौली ट्रायल के हिसाब से? वीडियो बड़ी ही दिक्कत कर रहा है. ओके, टेल मी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20. 20 क्वेश्चन उससे पूछे, 20 बार ये रिपीट किया गया. अच्छा, हर बार. अच्छा, ये कॉइन का जो है ना बेसिस जो है, सुनो ध्यान से, कॉइन का बेसिस उसने इसलिए भी लिया, एक कारण और है कॉइन का लॉजिक घुसाने का बीच में. देखो, जब आप ट्रू फॉल्स का आंसर दे रहे हो तो कहीं आप
कहीं आप पिछले आंसर के बेसिस पे अगला आंसर तो नहीं दे रहे हो। जैसे पिछले का आंसर आपने ट्रू दिया तो फिर अगले का आंसर आप सोचो फॉल्स दे दूं, या पिछले 4 मैंने ट्रू दे दिए तो अब अगला फॉल्स दे दूं। तो कहीं आप इवेंट्स को डिपेंडेंट तो नहीं बना रहे एक दूसरे पे, इसीलिए कॉइन उछालो। अब कॉइन तो हर बार नया आंसर देगा ना, कॉइन को क्या मतलब है कि पीछे के आंसर दिया था, कॉइन थोड़ा ना किसी से पक्षपात करता है, कॉइन तो हेड या टेल बराबर देगा। तो कॉइन उछालना इस बात का सबूत है कि यहाँ पे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो बर्नौली ट्रायल पूरा प्योर बनाने के लिए कॉइन का लॉजिक बीच में घुसाया गया है। ठीक है ना, डन। भाई हर बार वो जैसे 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 बार ट्रायल को रिपीट कर रहा है, हर बार कॉइन उछाल रहा है, हर बार कॉइन उछाल रहा है, तो हर हर एक बार नया कॉइन उछाल रहा है। तो कॉइन उछाल रहा है तो हर बार एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हर बार वो इंडिपेंडेंटली ट्रू फॉल्स तुक्का लगा रहा है। तो इट इज ए बर्नौली ट्रायल, इट इज ए केस ऑफ बर्नौली ट्रायल। ठीक है, तो एन की वैल्यू तो हो गई 20, क्योंकि 20 ट्रायल्स कर रहा है वो, टोटल 20 क्वेश्चंस में आंसर दे रहा है वो। ठीक है, और सक्सेस को अभी अभी मैंने बताया कैसे डिफाइन करोगे आप, आंसर्ड करेक्टली से डिफाइन करोगे। कैसे? ही आंसर्ड करेक्टली, ना कि ट्रू फॉल्स, ना कि हेड टेल। ठीक है, ही आंसर्ड करेक्टली, और फेलियर क्या हो जाएगा? ही आंसर्ड इनकरेक्टली, ही आंसर्ड इनकरेक्टली। फाइन। तो पी और क्यू बता दो जल्दी से। पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंप्लाइज पी क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि क्वेश्चन ही ट्रू फॉल्स टाइप का है और आंसर भी हेड या टेल के बेसिस पे दिया जा रहा है। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या हो जाएगी? हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब आपको एटलीस्ट क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट एक्स कैसे डिफाइन है? एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ। हाँ, हाँ नंबर। वैसे तो इस वाले एक्सरसाइज में हर जगह एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस है, तो अपन ने कई क्वेश्चन में शायद लिखा भी नहीं कि एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस है, बट आप एग्जाम में जरूर लिख के लाना है ना, एक्स क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस है। क्योंकि एक्स बदलता कब रहा था पिछली एक्सरसाइज में, तो वहां पे मेंशन करना जरूरी था कि बदल रहा था बार बार वो, है ना, रैंडम वेरिएबल था। इस एक्सरसाइज में फिक्स हो गया एक्स की क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो इसलिए अपन कई जगह नहीं भी लिख रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। सो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस एक्स। एटलीस्ट 12 के दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 कर दूं। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 12 कहां तक लेके जाओगे बताओ जरा? 20 तक, 12 13 14 15। तो एक्चुअली ये करना है आपको, एक्स एक्स बराबर 12 प्लस, बस शुरू हो जाओ और 20 तक ले जाओ। क्योंकि 13 क्वेश्चन करेक्ट है तो भी वो उसका फेवरेबल केस है ना, 14 हुए तो भी फेवरेबल केस है। कम से कम 12 चाहिए, ज्यादा कितने भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम 12 चाहिए। 16, देन एक्स बराबर 17, देन एक्स बराबर 18, देन एक्स बराबर 19, और फाइनली एक्स बराबर 20। डन। अब इसको फॉर्मूला वाइज चेक करें अपन, तो एक्स बराबर 12 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? फॉर्मूला क्या है, ध्यान है ना, यहाँ लिख देता हूँ। क्या है? एन सी एक्स क्यू की पावर। ठीक है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी, ये किसका आंसर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, अब एक्स की जगह बदलते रहो, एक्स की जगह 12 लिख लो, 13 लिख लो, 14 लिख लो। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो क्या हो जाएगा ये? एन, एन तो है हमारे पास क्या? 20, 20 सी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 12, 12 होगी। ठीक है, क्यू की वैल्यू भी हाफ है, हाफ की पावर क्या हो गई? 20 - 12। ठीक है ना, और फिर पी की वैल्यू भी हाफ है, हाफ की पावर क्या हो जाएगी? 12। ठीक है, अब क्या बार बार सिर्फ इतना लिखें? एक दो में लिखो और फिर ट्रेंड पकड़ो। फिर क्या पकड़ो? ट्रेंड। अगला पकड़ता हूं मैं, एक बार 13 का भी लिख के देखता हूँ। 13 का क्या होगा? 20 सी 13, हाफ की पावर क्या हो जाएगी बोलो? 20 - 13। ठीक है, और अगले दूसरे हाफ की पावर क्या हो जाएगी? 13। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आपने क्या नोटिस किया पहले दो में? पहले दो में क्या? हाँ बताओ। हम्म, वो तो हर बार ही होती है, इसमें नया क्या? यस, इन दोनों का सम भाई 1/2 बेस सेम है, तो पावर स्क्वायर करोगे तो 20 - 12 + 12, -12 + 12 कट के 20, 20 - 13 + 13 + 13 - 13 20। तो ये 1/2 की पावर 20 तो हर एक में कॉमन आने वाला है। तो मैं अब क्या करूंगा? डॉट 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 लगा दूंगा। आई विल यूज स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क शुड बी मिक्स विथ स्मार्ट वर्क। और लास्ट लिखो क्या होगा? 20 सी 20, 20 सी 20,
और वहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर एक बार तो 20 माइनस 20 यानी 0, और दूसरे में 1/2 की पावर 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लूंगा मैं, 1/2 की पावर 20 तो सर सब में ही आ रही है, ले लो कॉमन, 1/2 की पावर 20, अंदर क्या बच गया, अंदर ये बच गया सर 20c12 प्लस 20c13। चलो एक एहसान और कर देते हैं, एक और लिख देते हैं 20c14, या सारे ही लिख दो, छोटी छोटी सी चीजें तो सारे लिख दो, 20c या डॉट 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 लगा के भी लिख दोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, 20c16 प्लस 20c17 प्लस 20c18 प्लस 20c19 प्लस 20c20। यही आंसर होगा बेटा, इसको सॉल्व नहीं करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो भी इन सबको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, कोई कहे सर 20c20 तो 1 होता है, इसको तो लिख दो, तो फिर बाकियों ने क्या गुनाह किया, बाकियों को भी लिख फिर, और नहीं लिख रहा है तो उसको भी 20c20, एक पैटर्न बना के आंसर छोड़ के आना। अगर आप 20c20 तो आपको सर मुझे पता है 1 होता है, तो फिर बाकियों को भी लिखना पड़ जाएगा, 20c20 लिख सकता है 1, 20c19 लिख सकता है 20, बाकियों का क्या करेगा फिर सबको सॉल्व। पीछे देखो आंसर, 20c20 को भी नहीं लिखा ना 1, डॉट 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 लगा दिया, वो तो खैर हमसे भी ज्यादा आलसी बताया आपको, खैर उनकी भी लिमिटेशन है, आंसर की में स्पेस को भी कवर करना होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा, लॉजिक समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो वही तो अपन, क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब तो यही होता है ना बेटा, क्लास इज अबाउट कि आपको एग्जाम में क्या करना है, इसका डिस्कशन, इसकी चर्चा चले, ये चर्चा ही तो कर रहे हैं अपन बैठ के। क्वेश्चंस तो ये तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो बताओ ये 15 के 15 और ऐसे 15 क्वेश्चन आप घर पे नहीं कर सकते क्या, इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ के ये पढ़ कर नहीं सकता है क्या, कर सकते हो ना। अभी अपन इस क्लास में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा डिसीजन लेना है, ऐसे क्वेश्चन लेना है, ऐसा डिसीजन लेना है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है एक तरीके से, जीडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सपोज एक्स एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिस। अब देखो शॉर्टकट में बात कर रहा है ये, ठीक है ना, कैसी बात कर रहा है ये, एक तरीके से क्या कहते हैं, कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स की वैल्यू 3 मोस्ट लाइकली आउटकम है, ऐसा प्रूव करके बताओ। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। तो देखो जब हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, बी एन पी हमने सीखा था, क्योंकि एक आध क्वेश्चन उसका बनता है तो उसका अपन हमेशा लिखवाते हैं, लिखवाया आपको भी है ना, बी एन पी, इस टाइप का अगर आपका कोई एक्सप्रेशन गिवन होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, टेबल है मतलब जिसके अंदर बाइनोमियली अपन प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑफ एन बर्नौली ट्रायल्स। टोटल कितने बर्नौली ट्रायल्स का है ये, कितने बर्नौली ट्रायल्स, और जो आगे कॉमा के बाद लिखा हुआ है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, एंड पी स्मॉल पी एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये लिखा था ना अपन ने लास्ट में जाते जाते, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इसका बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस होता है यहाँ पे, सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी, कितनी सक्सेसेस चाहिए ऑफ एन बर्नौली ट्रायल्स, जहाँ पे पी का मतलब एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, इन ईच ट्रायल लिख दो, इन ईच ट्रायल क्योंकि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और एन क्या है, टोटल नंबर बर्नौली, ये सीखा था अपन ने। अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करो, इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो, B612, कैसा एक्सप्रेशन है ये, इस एक्सप्रेशन को डी कोड कर दो बस, दैट्स इट। हमको गिवन है, here we are given a binomial distribution, here we are given a binomial distribution D, distribution B 6,half, ठीक है ना, so we can take n की वैल्यू 6 एंड व्हाट, p की वैल्यू हाफ। अब मैंने उस टाइम में बताया था कि सर फिर q का क्या रहेगा, q तो निकल जाता है, एंड q क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी कि 1/2 ही हो जाएगा। तो ये और क्या चाहिए आपको, एक बताओ आपको क्या चाहिए, एक्स ही तो चाहिए है ना। आपको कुल मिला के 4 चीजें होती हैं, एन पी क्यू एक्स, एन पी क्यू यहां से निकल गया, एक्स उसको क्या चाहिए, अब वो क्या कह रहा है
कि अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स को अगर अपन नंबर ऑफ सक्सेसेस से डिनोट कराएं, एक्स को अगर अपन नंबर ऑफ सक्सेसेस से डिनोट कराएं, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है इस रैंडम वेरिएबल। अरे सुन तो लो, उस क्वेश्चन को भूल जाओ आप। अगर मैंने क्या कहा, एक्स को नंबर ऑफ सक्सेसेस कह दिया, डिफाइन कर दिया मैंने रैंडम वेरिएबल, और उसके बाद फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की भी बात करेंगे ना। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, अगर मैं 6 बार ही उछाल रहा हूं तो कितनी सक्सेस मिल सकती है, या तो एक भी नहीं मिलेगी, या 1 मिलेगी, या 2 मिलेगी, या 3 मिलेगी, या 4 मिलेगी, या 5 मिलेगी, या 6 मिलेगी। तो प्रॉब्लम इज दैट कि क्वेश्चन समझ नहीं पाते बच्चे, इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू 3 पे निकाल के आ जाओगे ना तो गलत हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं रहा कि एक्स की वैल्यू 3 पे निकालो, क्या कहाँ कह रहा है वो एक्स की वैल्यू, तो क्वेश्चन ही प्रूव दैट का है, पढ़ा आपने क्वेश्चन, शो दैट एक्स इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है पता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो वो कह रहा है कि 3 सक्सेस आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ऐसा प्रूव करके बताओ। तो आपको सारे नंबर ऑफ सक्सेस पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें 3 में सबसे ज्यादा आएगी, ऐसा प्रूव करके बताना। उसके लिए आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कि तो 6 बार ही उछाल लेंगे तो 0 to 6 हो सकती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। तो एक एक करके निकालनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकाल ले, फॉर्मूला पता है ही सही, 6c0, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, 6c0। अब 1/2 की पावर देखो, 1 2 में पैटर्न पहचान लेना, जैसे पहले में लिख दिया मैंने 6 - 0, और फिर 1/2 की पावर 6। तो देखो 1/2 प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो ये वापस 6 हो ही जाएगा ना। तो एक्चुअली ये 6c0 1/2 की पावर 6 हो जाएगा, हो जाएगा। 1/2 की पावर 6 तो हर केस में ही होगा, बस अब आपको ये सोचना है 60 बड़ा होता है कि 61 बड़ा होता है कि 62 बड़ा होता है, तो बस ये सोचना है। हाँ जी, ठीक है। तो ये 6 - 0 + 0 6 हो ही जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आ जाओ सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। 6c1, आगे बोलो, 1/2 की पावर 6 - 1 और 1/2 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 6c1 1/2 की पावर वापस 6 हो गई, पैटर्न पहचान लिया। अब मैं 1/2 की पावर 6 तो कांस्टेंट करके बस उसको बदलता जाऊंगा। एक्स इक्वल टू 2 पे भी निकाल लूंगा जल्दी से, एक्स इक्वल टू 3 पे भी निकाल लूंगा, एक्स इक्वल टू 4 पे भी निकाल लूंगा, देन 5 पे भी निकाल लूंगा, और फिर 6 पे भी निकाल लूंगा। ठीक है, चलो बताते जाओ जल्दी जल्दी। ये 6c2 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 6 तो कांस्टेंट है ही। ये 6c3 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 6 तो है ही सही। फिर ये 6c4 1/2 की पावर 6, 6c5 1/2 की पावर 6, और ये 6c6 1/2 की पावर 6। तो यानी कि इनकी इनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी की होगी जिसका ये जो, इसको क्या बोलते हैं अपन, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम सीखी है ना क्लास 11th में, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं ये 6c0 6c1 6c, इसको बोलते हैं। तो जिसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट ज्यादा है वही सबसे ज्यादा है, क्योंकि बात का क्वांटिटी तो सेम है, ठीक है ना। अब जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाते हैं तो उस टाइम बोलते हैं बच्चों, कुछ कुछ वैल्यूज की डायरेक्ट वैल्यूज याद रखो, जैसे 6c0 की तो आपको पता होगी, क्या होती है 6c0 की वैल्यू, बोलते जाओ देखो, 1। सो ये एक्चुअली 1 × 1/2 की पावर 6 हो गया। फिर 61 6 होता है, तो 6 × 1/2 की पावर 6 हो गया। 62 क्या होगा बताओ, 6 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल कट गया, 6 5 जा 30, 30 डिवाइड बाई 2 15 होता है ये, 15 × 1/2 की पावर 6 हो गया। 6c3 ये सबसे ज्यादा आएगा, तो 3 फैक्टोरियल तो कट गए, 6 5 जा 30, 34 जा 120, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 123 फैक्टोरियल होता है 6, तो 120/6 20 इंटू 1/2 की पावर 6, ठीक है ना। फिर अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, 1 6 15 20, वापस 15 आएगा, फिर वापस 6 आएगा, फिर वापस 1 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके का पैटर्न जब अपन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे तब सीखा था अपन क्लास में, 15 के बाद वापस 6 आएगा, और फिर वापस लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 × 1/2 की पावर 6। समझ में आया। देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे चला, यहाँ पर 1 चला, फिर यहाँ पे क्या चला, 6 चला, फिर 15 चला, फिर 20, सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम आता है,
सेंटर में हमेशा मैक्सिमम आता है 20, फिर वापस 15, फिर 6, फिर 1। तो 1 6 15 20, फिर वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया 15 6। हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ही। अगर आप काउंटिंग करो ना 6C0 की करो, ये एक्चुअली एक ट्राइंगल के फॉर्म में सीखा था हमने, अगर याद हो आपको तो। एक ट्रायंगल बनता जा रहा था ऐसे ऐसे करके, इन दोनों को जोड़ जोड़ के, ऐसे कुछ पैरेलल थ्योरम में अपन ने क्लास 11 में सीखा था। ठीक है, तो आप देख लो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आई। हेंस हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, विच इज व्हाट, विच इज 20 इंटू 1/2 के। सोल्व थोड़ा ना करना है, बस चेक करना है आपको। 1/2 की पावर 6 को सोल्व थोड़ा ना करना है। इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल, इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल, so it is the most likely outcome, it is the most likely outcome proved। ये प्रूव करना था, समझ आया। तो बड़े ध्यान से पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझना है, करवाना क्या चाहता है हमसे वो देखो। प्रोबेबिलिटी इज अ गेम ऑफ लैंग्वेज, इज अ गेम ऑफ लॉजिक एंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज समझ के लॉजिक पकड़ना है। बड़े नेक्स्ट पार्ट में, इसको कर देता हूं डिलीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. On a multiple choice examination with 3 possible answers for each of the 5 questions, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers just by guessing? देखो, जब भी गैस करना, देखो इससे पहले अपन ने पिछले से पिछले क्वेश्चन किया जब, तो वहां पे एक तरीके से गैस ही तो कर रहा था, तुक्का मारना गैस करना ही तो होता है, जय माता दी करके, है ना, कॉइन उछाला। तो जब भी गैस करने वाले क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी अपन हाफ हाफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हाफ हाफ। तो ये कई बार तो अपने को पता होता है, जैसे कि कॉइन टॉस किया तो हाफ हाफ का हिंट मिल गया। अब यहाँ पे हिंट कहाँ से मिल रहा है? पी और क्यू का, इस वर्ड से मिल रहा है। किस वर्ड से मिल रहा है खुशी? इस वर्ड से। किससे? इससे, वैसे। ये वर्ड अपने को हिंट दे रहा है कि पी भी 1/2 लेना है और क्यू भी 1/2 लेना है, ऐसा हिंट्स अपने को पकड़ना है। और मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, 3 पॉसिबल आंसर्स हैं। अच्छा जी, तो देखो गैस करेंगे, सुनो, 2 पॉसिबल आंसर्स नहीं है, हाफ हाफ नहीं होगा इसको। अब की बार, अब की बार बताए क्या होगा? 1/3 2/3, 1/3 2/3। क्यों? क्योंकि अगर आंसर्स मेरे दो होते, जैसे ट्रू फॉल्स में 2 होते हैं, है ना, जैसे, तो फिर हाफ हाफ होता। अभी मेरे पास 3 पॉसिबल आंसर्स हैं। कितने क्वेश्चन हैं? जैसे 5 क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में लिखता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके भी 3 पॉसिबल आंसर्स, 1 2 3, मल्टीपल चॉइस। इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3। अब आप गैस कर रहे हो, तो जैसे आपने तुक्का लगा दिया, ये वाला तुक्का लगा दिया, तीनों में से है तो करेक्ट एक ही। जैसे अपन कैसे करते हैं, मान लो एक अर्न में 20 बॉल्स हैं, और 20 बॉल्स में से अगर 5 रेड हैं, अब आप एक बॉल निकाल तो आप एक ही रहे हो, लेकिन उसके रेड आने की संभावना किस पे डिपेंड करती है? कि उस अर्न के अंदर कितनी रेड बॉल्स, किस पे डिपेंड करती है? कि उस अर्न के अंदर कितनी रेड बॉल्स है। ऐसा नहीं कि आप 5 निकाल रहे हो, आप निकाल तो एक ही रहे हो, लेकिन उसमें रेड आने की संभावना इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द अर्न। तो आप पिक तो एक ही कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस में 1 2 3 पिक तो आप एक ही कर रहे हो, लेकिन उसके सही होने की संभावना किस पे डिपेंड करेगी? कि उन 3 में से कितने सही हैं, एक ही तो है। जैसे उस 20 बॉल्स में कितनी रेड है? 5, तो 5/20। तो इस 3 क्वेश्चंस में से कितने सही हैं? 1 और 2 गलत हैं। तो आप किसी को भी पिक करो, सही होने की संभावना 1/3 होगी, और उसमें क्योंकि 2 गलत आंसर्स हैं, गलत होने की संभावना 2/3 होगी। और हर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में गैस किया जा रहा है। तो बर्नौली ट्रायल का केस हो गया, जहां पे पी की वैल्यू क्या हो गई? 1/3, और क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 2/3। समझ गए? ठीक है ना। चलो इसमें अपन लिखेंगे, हेयर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले बताओ कितने? हेयर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 5 इक्वल टू 5। सो वी कैन टेक बर्नौली ट्रायल का केस ले लें, वी कैन टेक n इक्वल टू 5। ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में करेक्ट आंसर्स कितने? एक ही तो है। मल्टीपल चॉइस में होता ही है कि किसने कहा, सर आपको कैसे बता रहे, होता ही है, कॉमन सेंस है कि 3 अगर क्वेश्चन ऑप्शन है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन ईच क्वेश्चन,
या करेक्ट ऑप्शंस कह लो, आंसर्स थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ऑप्शंस भाई मल्टीपल चॉइस है तो उसमें ऑप्शंस हैं, तो नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन इक्वल टू 1 आउट ऑफ 3। आउट ऑफ, इसके आगे लिख देता हूं मैं, आउट ऑफ 3। सो सो अगर मैं x को मान लूं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, या नंबर ऑफ सक्सेसेस, या फिर ऐसे लिख दो नंबर ऑफ सक्सेसेस वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सक्सेसेस, क्योंकि x को आप बदल ही नहीं रहे हो, नंबर ऑफ सक्सेसेस ही लिख रहे हो एक्सरसाइज में। अब सक्सेस की डेफिनेशन दे दी मैंने, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज टू आंसर करेक्टली, टू आंसर करेक्टली, करेक्ट आंसर देना सक्सेस है। सो सो p की वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे, 1/3 था ना, 1/3, और q तो फिर 1 - p निकाल ही लेते हैं अपन, 1 - p यानी कि 1 - 1/3 यानी कि 2/3। ऑल सेट। अब आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए? 4 या ज्यादा, तो 4 और मोर, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। नाउ इसके बाद का काम तो यूं ही चुटकियों का खेल होता है हमारे लिए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख दूं? कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। अब दो हैं तो दो तो हमारे रेंज में करना भी चाहिए, इतना इतना तो कम से कम। फॉर्मूला पता है इसे, NCX, तो 5c4 q क्या है? q 2/3 की पावर हो जाएगी 5 - 4, और फिर 1/3 की पावर हो जाएगी क्या? 4, प्लस अब ये आ जाओ 5c5, 2/3 की पावर हो जाएगी 5 - 5, और 1/3 की पावर हो जाएगी पूरी की पूरी 5। चलो 5c4 इज 5, इंटू ये हो जाता है 2/3, इंटू ये हो जाता है 1/3 की पावर 4। इधर आओ, प्लस 5c5 इज 1, 2/3 की पावर 5 - 5 0 हो चुका है, तो ना 1 हो चुका है, और ये हो जाता है 1/3 की पावर 5। तो 3 की पावर 1/3 की पावर 5 तो दोनों में ही कॉमन है। इधर बच जाता है 5 × 2 = 10, उधर बच जाता है 1, 10 + 1 11, और 3 की पावर 5 याद होनी चाहिए 243। आंसर चेक करो, 11/243। पूरी एक्सरसाइज में अपन ने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी पी और क्यू की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन फॉर्म में आती है। फ्रैक्शन फॉर्म में आती है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, उस डिनोमिनेटर की तो पूरी पावर हो ही जाती है हर एक केस में। देखो 5 पावर, इधर तो टोटली 5 थी, किसी भी केस में ले लो 5 पावर हो ही जाएगी डिनोमिनेटर की, तो एटलीस्ट होगी नहीं होगी। पूरी एक्सरसाइज में अपन ने नोटिस किया न्यूमरेटर की जैसे होना हो, न्यूमरेटर की भी कब हो जाती है? जब बराबर हो, जैसे हाफ हाफ हो तो उसमें भी हो जाएगी। लेकिन चलो बराबर नहीं है, 1/3 2/3 है, बराबर नहीं है, तो भी डिनोमिनेटर की तो 5 पावर कंप्लीट हर बार होगी ही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन बायज अ लॉटरी टिकट, ये करना है। पर्सन बायज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, 50 लॉटरी में से वो एक टिकट खरीदता है। इन इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज इज 1/100। अच्छा जी, 50 लॉटरी टिकट, मतलब 50 बार वो लॉटरी टिकट खरीदता है। कितनी बार खरीदता है वो? मैंने वो कितनी बार रिपीट करता है अपना ट्रायल? 50 बारी, और हर बार उसके जीतने के चांसेस हैं 1/100। तो p की वैल्यू 1/100। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस, एटलीस्ट ट्वाइस? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही है? बताओ n क्या होगा, p क्या होगा, q क्या होगा, x क्या होगा, एटलीस्ट वंस में क्या होगा? कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है चलो शुरू करते हैं। ये तो एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया इसने। और अब मेरे हिसाब से आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ना एक्सरसाइज में, कुछ नया नहीं देगा भी, ऐसे ही मतलब बोरिंग बोरिंग क्वेश्चन को रिपीट करवाएगा बार बार। ठीक है आ जाओ। सो प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम कर तो लेते हैं। एन की वैल्यू तो है 50। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर को डिफाइन करो फटाफट। सक्सेस इज व्हाट? ही विल विन ए प्राइज, है ना, he will win a prize in the lottery, will win a prize. Failure, he will not win a prize, he will not win a prize.
फाइन। सो यहाँ से फ्रॉम हेयर ऑन विल फाइंड पी एंड क्यू। पी गिवन है, क्यू वन में से निकाल लेंगे ना। पी कितना गिवन है 1/100, ये किसने निकलेगा 1 - 1/100 दैट इज 99/100। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बताओ? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 3, उसको कम से कम एक बार लॉटरी चाहिए। अब 2 बार मिल गई तो भी 50 लॉटरियां भरी है ना उसने, तो 3 मिल गई तो भी ठीक है, 4 सारी की सारी मिल गई तो भी बढ़िया है उसके लिए, तो पर कम से कम एक तो चाहिए उसको, है ना। तो एटलीस्ट वंस में आपको 1 से लेकर 50 तक जोड़ने, तो आप बेवकूफ हो, जोड़ोगे क्या करोगे? कुछ कॉमन निकलेगा तो निकाल देंगे बेटा, फिर भी बहुत लंबा मेथड हो गया वो भी। जीरो वाले निकाल के बस भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तक तो बचा क्या? फिर जीरो ही तो बचा। मान लो जीरो भी शामिल हो जाता तो मैं कुछ भी लिखता, वन आंसर लिख देता, क्योंकि सबका सम वन है। लेकिन जीरो बचा है तो वन में से उस जीरो को घटाऊं ना मैं देखो एक चीज सुनना हमेशा ध्यान से, कि जितने भी नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स होते हैं, पॉसिबल केसेस उससे एक ज्यादा होते हैं। जैसे 50 बर्नौली ट्रायल्स हैं तो एक्स की वैल्यू 51 हो सकती है, 0 1 2 3 4 अप टू 50। अगर नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स मान लो 10 हैं तो फिर एक्स की वैल्यू 11 हो सकती है, एक ज्यादा हो सकती है। यही तो होगी ना। तो मैं 1 से लेके 50 तक काउंट करूं, टोटल 51 है, तो 51 में से मैं 50 काउंट करूं वो आसान है, या बचा हुआ एक काउंट करूं वो आसान है? बचा हुआ एक, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल वन विल डू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बच गया, उसको माइनस कर दो बस। सो कैसे करूंगा? x इक्वल टू 0 निकालना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 कैसे निकालूंगा? 50c0 क्यू, क्यू क्या है 99/100 की पावर 50 माइनस 100, 50 माइनस 0 सॉरी, एंड 1/100 की पावर क्या? 0। सही है, सही है। सो इट इज लाइक 1 माइनस 50c0 क्या होता है 50, ठीक है ना। और ये तो 1 बन चुका है, सो 50 इंटू 99/100 की पावर 50। मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा, चेक करो। 50 की 99 की पावर 50 थोड़ा करने बैठे क्या? इसी फॉर्म में अच्छा 50 को 100 से काटा हुआ है ना, ऐसे होगा देखो। 50 कहाँ गया? ओह सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, ये तो 1 हो गया भाई। मैंने 50 कैसे लिख दिया? 50c 1 होता है। सो इट इज लाइक 1 माइनस 99/100 की पावर 50। अभी ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन इज, अब क्या है उसको एक सक्सेस चाहिए, एग्जैक्टली वंस चाहिए, है ना। उसमें तो एटलीस्ट वंस थी, एटलीस्ट वंस थी, और इसमें एग्जैक्टली वंस, यानी एक ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, एग्जैक्टली एक ही चाहिए। सो इसको निकाल लेते हैं, इस पर तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 50c1 वाला। 50c1 99/100 की पावर तो 49 हो जाएगी, 50 माइनस 1, और 1/100 की एक पावर, एक सक्सेस, ठीक है। सो इट इज लाइक 50c1, अब ये तो 50 होगा, इंटू 99/100 की पावर 49 इंटू 1/100 की पावर 1। तो देखो 100 की पावर वापस 50 हो गया ना, बताया था ना। सो इट इज लाइक 50 इंटू 99 की पावर तो लिख दो 49 ऊपर, और डिवाइडेड बाय 100 की पावर लिख दो नीचे 50। चेक करो इसी फॉर्म में क्या आंसर, ये 50 को काटा हुआ है। तो फिर काटा हुआ है, देखो 100 की पावर 50 को इसने क्या कर दिया, 100 एक अलग ले लिया। हाँ सेम रखता है, इसकी आदत है, हमने चेक किया था। 100 की पावर 49, ठीक है ना, एक अलग कर दिया, तो 50/100 क्या हो गया 1/2, और बची हुई अब 99 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 40। अभी सेम में, अभी मतलब मैच हो गया आंसर। थर्ड एंड द लास्ट वन इसका, थर्ड क्या चाहिए उसको? एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कम से कम 2 बार होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, 0 और 1 घटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 घटाना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 भी, दोनों ही हमने निकाल रखी है, 0 भी निकाल रखी है 1 भी निकाल रखी है। सो 1 माइनस, देखो ऐसा ही क्वेश्चन सेट करेगा वो, ताकि आप पिछले वाले से कुछ हेल्प ले सको, पिछले फर्स्ट एंड सेकंड। तो x इक्वल टू 0 तो आपने ये निकाला था, ब्रैकेट में लगा देता हूँ मैं, 1 माइनस 99/100 की पावर 50, फिर माइनस x इक्वल टू 1 क्या निकाला आपने, हाफ इंटू 99।
ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस क्यों लिखोगे? वो तो अपन ने ऊपर भी करने से माइनस किया था, इसलिए लिखा था। यस 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 यस, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बात कही आपने। ब्रैकेट के अंदर वन माइनस नहीं लिखेंगे, केवल यही बात, यही पार्ट होगा, ठीक है ना, इधर भी मतलब हो रहा है। सो यही आंसर है। इसके आगे तो क्या कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। चेक करो। हम्म। अच्छा, फिर ठीक, तो फिर इन दोनों में से 49 पावर कॉमन ले लो। देखो 1 माइनस तो लगेगा लगेगा, इसमें 50 पावर है, इसमें 49 पावर है। तो 49 पावर अगर मैं कॉमन ले लूँ, 99/100 की पावर 49 में कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे एक पावर तो बच जाती है 99/100 की, और वहां पे हाफ बच जाता है, ठीक है ना। अब 99/100 में से हाफ घटाना है, तो मैं हाफ को क्या लिख सकता हूँ, 50/100, 50/100, ठीक है। तो 99 माइनस 50 कितना होता है, 49। तो यहाँ लिख देता हूँ उसके बाद की कहानी, ठीक है। तो इट इज लाइक 1 - 99 - 50 कितना होता है, 49/100 इंटू 99 की बाय 100 की पावर 14। अब चेक करो कुछ मिसमैच है तो। 149 आ रहा है, ओके। 149 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलती करी। देखो हमने गलती ये करी कि देखो 1 में से इसको माइनस करेंगे ना, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो माइनस माइनस साइन है, तो एक्चुअली हमको ये करना चाहिए बचने के लिए। यस यस, एक्चुअली हमको ये करना चाहिए, ठीक है। तो अब जब मैं इसमें से ये कॉमन लूंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब करेक्ट है ये, ठीक है। सो 1 माइनस तो बाहर आ गया, और 99 + 50 कितना होता है, 149 होता है। अभी ठीक है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, क्योंकि अपन 1 माइनस एज ए ले रहे हैं ना, 1 माइनस कुछ कॉमन ले रहे हैं, तो अब अंदर दोनों माइनस माइनस है, आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, एक तरीके से माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस में चले गए, ठीक है फाइन। क्लियर है, समझ आ गया। और यहाँ पे हम पहले क्या गलती कर रहे थे कि आपको x = 0 ही चाहिए, है ना, आपको x > 1 थोड़ा चाहिए, तो इसका आंसर लिख दिया आपने। ये आंसर नहीं लिखना, केवल इतने पार्ट का आंसर लिखना है, ये वाला। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क करो उसको भी, है ना। मतलब ये जो आखिरी की कुछ कैलकुलेशन करी ना, इस लिहाज से थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है ना, आंसर मैच करने के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 7 बार डाई को थ्रो करूंगा मैं, है ना। तो n = 7 बर्नौली ट्रायल, और उसके बाद सक्सेस क्या है, सक्सेस इज डिफाइंड इज गेटिंग 5, गेटिंग एग्जैक्टली 5, गेटिंग एग्जैक्टली 5, ठीक है। सो फेलियर विल बी डिफाइंड एज नॉट गेटिंग एग्जैक्टली 5, नॉट गेटिंग एग्जैक्टली 5। सो 5 आने की संभावना क्या होती है, एक थ्रो में, एक थ्रो ऑफ डाइस में 5 आने की संभावना क्या होती है, बोल दो। 1/6। और ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/6, 5 क्या एक बार है, आउट ऑफ 6, 5/6, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, गेटिंग 5 एक्चुअली ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 बार चाहिए आपको, वैसे लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहा है, बस लैंग्वेज को पकड़ के रखो। ट्वाइस 2 बार चाहिए ना, एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, 2 चाहिए, x = 2। सो इट इज लाइक 7c2, q क्या है, 5/6 की पावर 7 - 2, और 1/6 की पावर 2। 7c2 क्या होगा, 7 × 6 ÷ 2 होगा, ठीक है ना। और 5/, हाँ 5/6 की पावर क्या हो जाएगी, 5, और 1/6 का स्क्वायर हो गया। सो इट इज लाइक, एक काम करते हैं, ये क्या हो गया, 3 हो गया, 7 × 3 = 21 इंटू 5 की पावर तो 5, और 6 की पावर क्या हो गई, 7 हो गई, पूरी हो गई ना, 6 की पावर तो डिनोमिनेटर की पावर तो पूरी हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से पावर बराबर करता है ना वो,
आदत है इसकी। तो हम क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर यानी 36 तो यहाँ लगा देंगे और 6 की पावर 5 ही इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, अब 21/36 जितना कट रहा है काट दो, 3 से कट रहा है, 3 7 या 21, 7/12 इंटू 5/6 की पावर। तो जैसा अपन ने पैटर्न पकड़ा है, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए, 7/12 इंटू 5/6 की पावर 5। तो ये पैटर्न पकड़ के रखना एग्जाम में भी, है ना। फाइनली आंसर आपको इस फॉर्म में देना है जिसमें पावर तो सेम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। सो ये तो एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। ये भी सेम वही है, 6 बार ही थ्रो कर रहे हो। अभी डाई ले लिया, पिछली बार भी डाई था, n = 6, 6 बार थ्रो कर रहा है और 6s चाहिए, तो 6s भी वही एक ही बार ही आते हैं। सक्सेस गेटिंग अ 6, गेटिंग अ 6, फेलियर। तो ये आखिरी के कुछ क्वेश्चन तो जबरदस्ती एक्सरसाइज बड़ी करने के लिए भी थोड़ी बड़ी दिखाई दे एक्सरसाइज, पर अच्छा है, देखो प्रैक्टिस हो रही है प्लस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रहा है ना। नॉट गेटिंग अ 6। हाँ हाँ, p = 6 आने की संभावना वही 1/6, q आने की संभावना इज 1 - 1/6, दैट इज 5/6। ये लो साहब। अब आपको क्या चाहिए, एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए भैया, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, मतलब x < 2, यही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 6 चाहिए, कितने आ सकते हैं 6 में, 7 केसेस बन सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 2 चाहिए, यानी 0 भी काउंट करना है, नहीं आया तो भी चलेगा, 1 आ गया तो भी चलेगा और 2 आ गया तो भी चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 3 बार निकालना है, करना तो पड़ेगा ही। आ जाओ, 6c0, q कितना है, 5/6 की पावर 6 - 0 और 1/6 की पावर 0, प्लस 6c1 5/6 की पावर 6 - 1 और 1/6 की पावर 1, और लास्ट में 6c2 5/6 की पावर तो हो गई 6 - 2 और 1/6 की पावर हो गई कितनी, 2, 2 हो गई ना। ठीक है, सो 6c0 इज 1 इंटू ये क्या हो गया 5, 5 की पावर मतलब 5/6 की पावर 6 हो गई टोटल। ठीक है, प्लस 6c1 क्या होता है 6 इंटू, और ये क्या हो गया बताओ, ये 5 की पावर तो 5 है, मतलब एक काम करो, एक 6 इसको दे दो, एक 66 कट भी गया, ये लो, है ना, एक 66 कट गया और अगेन 5/6 की पावर 5 रह गई फिर यहाँ पे, है ना। ठीक है, और 6c2 को सॉल्व करूँ तो 6 × 5 ÷ 2, और ये 1/36 लिख दो इसको, और वो 5/6 की पावर 4 लिख दो, सेम पावर लिखो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आता है 5/6 की पावर 6, यहाँ पे 6 से 6 कट के 5/6 की पावर 5, और यहाँ पे क्या कटा, 6 से 6 टाइम्स ये कट गया, तो 6 से 6 टाइम्स कट गया ना, तो 5/12 इंटू 5/6 की पावर 4। अब 5/6 की पावर 4 कॉमन है सब में, फर्स्ट वाला मतलब ये वाला कौन सा, ये इसका, इसकी वैल्यू 6 नहीं है, इसकी वैल्यू हाँ की पावर 0 है ना, 1 हो गया ना। ठीक है, ओके, सो 5/6 की पावर 4 तो ले लो कॉमन, इधर 5/6 की स्क्वायर बचा यानी 25/36 बचा, यहाँ पे 5/6 की पावर 1 बची यानी 5/6 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल इसका ये कोएफिशिएंट बचा 5/12, इन सबको अंदर से अंदर जोड़ दो, तो 5/6 की पावर 4 तो कॉमन, 36 ही एलसीएम आ जाएगा अंदर, तो 25 प्लस 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, so it is like जोड़ना जरा, 25 और 15 40 30 70, 70/36 कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 2 से काट दूंगा तो 35/18 हो जाएगा, 35/18, इसके आगे कटेगा नहीं, इंटू 5/6 की पावर 4, चेक करो। सही है, 35/18, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। आ जाओ 13th क्वेश्चन, कर दूं डिलीट,
Okay, let's get to 13th question. It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. हमको पता है, वही डिफेक्टिव सैंपल वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किया था शायद, पहला दूसरा ना, कि उसमें क्या है, लार्ज बल्क में से निकालते हैं तो सैंपल निकालते टाइम हालांकि प्रोबेबिलिटी बदल रही है, लेकिन क्या है, इतनी ज्यादा नहीं बदल रही, बिल्कुल इतना छोटे चेंजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी हो रही है कि वी कैन नॉट मेजर इवन। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, इसको एज इक्वल एज बर्नौली ट्रायल मान लेते हैं। ठीक है ना, वही सेम है इसमें। 10% डिफेक्टिव है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव चाहिए आपको, तो डिफेक्टिव आना सक्सेस है। ठीक है, तो कितने आर्टिकल्स निकाल रहे हो, 12। तो n इक्वल टू 12, रिपीट आप 12 बार कर रहे हो। ठीक है, सैंपल निकालना हमेशा बर्नौली ट्रायल मान लेंगे अपन, अगर वो लार्ज क्वांटिटी से निकल रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, और कुछ में गिवन नहीं है तो अपन लार्ज क्वांटिटीज मानेंगे, नहीं तो एक से मान लेना सैंपल निकालने वाला बर्नौली ट्रायल में कंसीडर किए कर लिया है इन्होंने, है ना। तो सैंपल जहाँ भी वर्ड लिखा है ना, सैंपल ऑफ 12 आर्टिकल्स है, सैंपल ऑफ, तो आप मान लेना कि हाँ ये बर्नौली ट्रायल है। तो सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम। तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है इसमें, 9 निकलवा रहा है, तो 12C9 गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, फेलियर इज डिफाइंड एज नॉट गेटिंग अ। अच्छा, एग्जैक्टली 9 कह रहा है क्या, फिर तो कैलकुलेटिव भी नहीं है। मुझे लगा शायद ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चाहिए, 9 10 11 12, मैंने केवल 9 ही चाहिए। नॉट गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम। तो आपको अगर पता है कि 10% डिफेक्टिव आइटम है, तो एक सिंगल ट्रायल में सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कितने अंदर पड़े हैं ना। जैसे 20 में से 5 रेड है तो 5 रेड है 20, तो 100% में से 10% है तो 10/100, या फिर 10% है तो 1/10। क्यू इक्वल टू 1 - 1/10। As the experiment is dichotomous, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल। चलो जी, अब आपको चाहिए 5, खत्म करो उसको, तो यूं ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9, 12C9। क्यू क्या है, क्यू 9/10 की तो पावर हो जाएगी 12 - 9, और 1/10 की पावर हो जाएगी एक्जैक्टली 9। डन। सो 12C9 को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, और 12 - 3 3 फैक्टोरियल और चाहिए, तो यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9/10 की पावर तो हो गई आपकी, मतलब 9 की पावर, अच्छा 9/10 की पावर कितनी होगी बताओ। 9/10 की पावर तो हो गई 12 - 9 कितना होता है, 3। और अगेन 1/10 की पावर और हो गई, यानी 1 तो ऊपर 1 ही रहेगा, 10 की पावर क्या हो गई 9। तो 10 की तो पावर 9 और 3 मिला के पूरी 12 हो चुकी है ना। 9 से 9 गया, और 3 से ये 4 टाइम्स गया, 2 से ये 5 टाइम्स गया। सो 5 4 जा 20, 20 इंटू 11 220, तो ये हो गए। और इंटू 9 का क्यूब। अब ये सेम पावर कैसे करेगा, 10 की पावर 9 इधर लिखेगा, या तो ऐसे करेगा, देखो 10 की पावर 9 है यहाँ पे, और 9/10 का होल क्यूब है भाई। 220 के नीचे तो 10 की पावर 9 कर देगा, है ना, और 9/10 का होल क्यूब कर देगा, तो एक 10 कट सकता है अभी ऊपर और नीचे, है ना। 220 को जब मैं काटूंगा तो एक 10 कट सकता है ना, तो 22 और 10 की पावर 8 रह गई। ठीक है ना, इंटू 9/10 का क्यूब। देखो इस फॉर्म में है क्या, या 22 में से और एक 2 को भी काट दिया उसने, या 10 की पूरी पावर कर दी हो, कैसे किया। 22 इंटू 9 क्यूब इंटू 10 की पावर 11 क्यों होगी। हाँ, 8 और 3 11, 8 और 3 11। ठीक है, सो 22 इंटू 9 का तो क्यूब है, और 10 की पावर जोड़ दी, 8 इधर है 3 इधर है, तो 8 और 3 11। ठीक है, 22 इंटू 9 क्यूब इंटू 10 की पावर। ठीक है, तो ट्रेंड क्या पकड़ा फिर आपने, ट्रेंड ये है कि देखो इधर पावर में नहीं बचना चाहिए कुछ, इधर कोई सिंगल नंबर बचना चाहिए, जैसे 2 3 5 7। अब इधर भी पावर इधर भी पावर, तो इट इज बेटर टू मर्ज द पावर। एक ही पावर लिखे ना, दो दो पावर अलग के लिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मल्टीपल चॉइस है, देख लेते हैं इनको भी। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर, यही सैंपल वाला क्वेश्चन आ गया, बार बार घूम फिर के वही। प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव। अच्छा 5 बल्ब्स निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू 5, और वही डिफेक्टिव आना, इसको पता नहीं क्यों पसंद है इतना, सक्सेस है मेरा, गेटिंग अ डिफेक्टिव, गेटिंग अ डिफेक्टिव। सरकारी कर्मचारी होगा, उसको क्या गलती निकालना पसंद है ना, फिर तभी तो माल बनेगा। तो गलती निकालना, डिफेक्टिव बल्ब निकालना उसको पसंद है, गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब।
and failure is not getting a defective one. ठीक है, ओके। सो चलते हैं आगे। सो प्रोबेबिलिटी बताओ डिफेक्टिव होने की। कुछ खुद ही कह रहा है कि 100 में से 10 डिफेक्टिव है, तो जितने अंदर रखे हुए वही प्रोबेबिलिटी बनती है। 10/100 वही 1/10। पिछली बार भी 1/10 थी शायद, है ना? पिछले क्वेश्चन में भी तो 1/10 9/10 थी। Q इक्वल टू 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10। अब कितने चाहिए? नन इज डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। सो x इक्वल टू 0, है ना? 0 सक्सेसेस चाहिए आपको, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, भाई डिफेक्टिव आना सक्सेस है, और ये कह रहा है कोई भी डिफेक्टिव नहीं आने, एक भी सक्सेस नहीं चाहिए। सो इट इज लाइक 5 टोटल है, 5 3 0। Q इज 9/10 की तो पावर हो जाएगी 5 माइनस 0, और 1/10 की पावर हो जाएगी 0। तो ये तो 1 हो चुका है, 5 से 0 भी 1 हो चुका है, तो केवल 9/10 की पावर 5। ऑप्शन नंबर सी मैच करो। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन। Question number 15. The probability that a student is not a swimmer is 1/3. The probability that out of 5 students 4 are swimmers. अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो आखिरी है, बट ये इंपॉर्टेंट मार्क करो उसको। पता है क्यों? बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा क्या खास दिख गया इसमें जो अभी तक बाकी 14 क्वेश्चंस में नहीं देखा, वो इस क्वेश्चन में दिखा है मुझे। पढ़ो ध्यान से। What is that point which makes it different from the other questions? वो ऐसा कौन सा पॉइंट? ठीक है, और पूछ ली स्विमर होने की। अब तक क्या कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी जिसकी देता था ना उसी को सक्सेस डिफाइन करता था। अभी प्रोबेबिलिटी जिसकी दे रखी है ना उसके उल्टे को उसने सक्सेस डिफाइन किया है, तो ये गलती हो जाएगी। 4 ऑप्शन में से 100% वो ऑप्शन में भी होगा जिसमें हम सीधा सीधा कर देते, और मोस्टली ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ए या सी जो भी होगा। ठीक है ना? तो कुल मिला के क्या है, मल्टीपल चॉइस में तो बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का कि सक्सेस किसको डिफाइन किया है, उसको दोनों दे रखे हैं। वो करेगा ही ऐसे, देखो ए और सी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं भाई, जल्दी से गलती करे बच्चा। ठीक है ना? तो देखो हम क्या करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली सी आंसर होना का है। चलो अभी सॉल्व तो करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट करेक्ट ए पे रखता है ताकि जल्दी नजर जाए और टिक करे, है ना? ठीक है ना? तो हमको क्या करना है कि स्विमर आना हमारे लिए सक्सेस है। क्या कहा मैंने? स्विमर आना हमारे लिए सक्सेस है। और 5 बच्चे हैं तो n इक्वल टू 5, और सक्सेस को डिफाइन कर रहा हूं मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर्स। तो सक्सेस डिफाइन कर रहा हूं सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए स्विमर, सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए स्विमर। ठीक है, और फेलियर हो जाएगा कि सेलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर, इज नॉट ए स्विमर। तो अब की बार फॉर ए चेंज आपको पी नहीं गिवन है, आपको क्यू गिवन है, क्योंकि उसने क्या कहा, इज नॉट ए स्विमर की 1/5 है, तो आपको क्यू गिवन है 1/5, ये है गिवन अब की बार। और इसकी मदद से आपको पी निकालना है, जो कि अभी तक आपने एक बार भी इसे ऐसा नहीं किया कि क्यू की मदद से पी निकाले, इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको 4 स्विमर चाहिए सिंपली, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, बाकी बस फॉर्मूला सेम लग जाएगा, बस इस सक्सेस एंड फेलियर को अच्छे से डिफाइन कर दो। 5c4 तो हो जाएगा 1/5 की तो पावर हो जाएगा, गॉड ब्लेस यू, 5 - 4, एंड 4/5 की पावर हो जाएगी क्या, 4। ठीक है, सो 5c4 क्या होता है? अच्छा 5c4 यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व नहीं किया वैसे उसने, अगर इसको सॉल्व करें तो 5c4 क्या होता है 5, ये तो हो जाएगा 1/5, पावर 1 ही है, और 4/5 की पावर 4, ये गया ही गया। सो 4/5 की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि उसने इसी फॉर्म में छोड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चेक कर लो, आंसर मैच हो गया। ओके, सो वी आर डन फाइनली। प्रोबेबिलिटी से हम निपट चुके हैं, अब मिसलेनियस बचती है अभी, उसमें पूरी चैप्टर का समावेश होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानता हूं मैं इस चैप्टर की मिसलेनियस, क्यों? क्योंकि जब हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज चल रहे हैं, तब तो हम कर पा रहे हैं। अभी जैसे बर्नौली टाइल बहुत सरल लगा होगा आपको, है ना? मजा आया होगा काफी करने में, 2 दिन में खत्म कर दिए हमने, 1 दिन में इंट्रोडक्शन, 2 दिन में। लेकिन जब अब पुराना बर्नौली ट्रायल से पहले रैंडम वेरिएबल भी है, उससे पहले कंडीशनल भी है, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन भी है, उससे पहले जो भी है बेस थ्योरम भी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, तो हम कैसे पिक करेंगे कौन सा क्वेश्चन किसका है? और इवन इन दोनों में ऐसा भी क्वेश्चन हैं कि मिक्स में है,
क्वेश्चन में बेस थ्योरम भी है एक स्टेज पे, और एक स्टेज पे बेस थ्योरम लगा के फिर रैंडम वेरिएबल भी है, ऐसा ऐसे मिक्स में क्वेश्चंस भी है। तो हम कैसे पिक कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो कल से अपन मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस एग्जांपल्स आपको करने हैं आज की तारीख में जितने भी कर पाओ, क्योंकि कितने क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, लेट्स सी 19। सो 2 से 3 तो लगेंगी क्लासेस, है ना। देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 2 से 3 जो भी क्लासेस लगेंगी, तो बीच बीच में आपको मिसलेनियस एग्जांपल सॉल्व करने हैं, सारे नहीं, बांट लो आप, टोटल काउंट कर लो कितने हैं, 5 7 10 जितने भी हैं। तो 2 3 आज करने, 3 4 कल देखने, 3 4 कल देखने, उस बेसिस पे अपन कल एक्सरसाइज होगा, ठीक है। ओके, तो एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।